हाँ जी, सभी को राम राम नमस्कार जी। आशा और उम्मीद है कि भाई आप सब ठीक होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बड़े अच्छे तरीके से चल रही होगी। एचएससी सीईटी मेंस के अंदर जितने भी लगभग एग्जाम है आपके, चाहे वो एमपीएसडब्ल्यू का हो, चाहे वो आपका स्टाफ नर्स का हो, चाहे वो वीएलडी का हो, चाहे वो ग्रेजुएशन या फिर प्लस टू लेवल पर का एग्जाम हो, और उसके साथ साथ जो हरियाणा पुलिस का एग्जाम होगा, तो उसके अंदर आप सभी को पता है कि कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो 10 नंबर के जो सवाल जो हैं वो एक तरीके से आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। और इसी के अंदर हमने बहुत सारे जो टॉपिक हैं, चाहे वो बेसिक के अंदर की जहाँ हिस्ट्री जनरेशन और बहुत सारे जो क्लासेस है वो एक तरीके से कवर कर ली थी। और इसी सीरीज में एक ऐसा टॉपिक कंप्यूटर का जिसमें से हर एक एग्जाम के अंदर एक या दो सवाल मोस्टली पूछे ही जाते हैं, और वो टॉपिक आता है आपका इंटरनेट का। कि इंटरनेट होता क्या है, इसके इतिहास की बात की जाए, और उसके अंदर जो इसके अंदर प्रयोग होने वाली अलग अलग शब्दावलियां हैं कि वेब ब्राउज़र क्या होता है, या सर्च इंजन क्या होता है, या डोमेन आईडी क्या होती है, यूआरएल क्या होता है, या फिर ईमेल के बारे में बहुत सारे जो सवाल हैं, या प्रोटोकॉल का जिक्र करें, बहुत सारे जो सवाल हैं वो आपके इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। मतलब बड़ा अच्छा टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसके साथ साथ इस टॉपिक को पढ़ने की एक और अहमियत बन जाती है कि जो आज के जीवन में आज का जो समाज है वो इंटरनेट से बंधा हुआ है। बहुत सारे जो ऐसे कार्य हैं वो आपके इंटरनेट से रिलेटेड जो कार्य है वो एक तरीके से कम समय के अंदर वो कार्य हम निपटा सकते हैं। और इंटरनेट पर कुछ एक ऐसी भी चीजें हैं जो आप लोगों के लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक भी है। कि भाई जैसे साइबर सिक्योरिटी वाला मामला आ जाए, साइबर ठगी वाला मामला आ जाए, कि कुछ एक ऐसी जानकारियां जो हमें ना पता हो, और कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे साथ कोई धोखेबाजी कर ले, कोई साइबर क्राइम साइबर सिक्योरिटी को एक तरीके से हैक कर ले, तो वो भी एक बेसिक जानकारियां जो है वो एक तरीके से हमें पता होनी चाहिए। वायरस क्या है, या फिर एक तरीके से किस प्रकार से फिशिंग या अटैकिंग क्या होता है, उनको भी हम इंटरनेट की क्लास के अंदर या इस इंटरनेट के टॉपिक के अंदर हम उन चीज़ों का जिक्र करेंगे। और जब इन इतने कंप्लीट टॉपिक आते हैं तो सारे टॉपिक को एक सिंगल क्लास के अंदर कवर करना बड़ा ही मुश्किल होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि इन चीज़ों को बड़े अच्छे और बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे हम, ताकि ये हमारे एक डेली रूटीन के साथ साथ एग्जाम के अंदर भी काम आए। तो इसके लिए हमारी 2 या 3 क्लासेज रहेंगी इंटरनेट की। तो आइए शुरुआत करते हैं। इंटरनेट। इंटरनेट की अगर एक बेसिक परिभाषा की बात की जाए तो इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट एक प्रकार की सर्विस है। इंटरनेट की क्या है, एक प्रकार की सर्विस है जिसको हम क्या बोल देते हैं, हिंदी में कहते हैं हम इसको सेवा। मैं इसको एक एग्जांपल दे करके आपको समझाऊंगा। कि जब भी मान लो कि आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाना है, कि मान लो कि ये आपका गांव है और जहां पर आप एक तरीके से पढ़ने के लिए जाते हो, कॉलेज के अंदर या फिर कोई भी शहर के अंदर, मतलब वो एक दूसरी जगह है। आप अपने गांव से बस लेते हो, और वो बस आपको उस शहर के अंदर या उस जगह पर आपको छोड़ करके आती है। और अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि भाई आप अपने गांव से इस शहर के इस शहर में आप पहुंचे कैसे, या आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट या आपके कॉलेज तक कैसे पहुंचे, तो आप एक जवाब दोगे कि भाई मैंने बस का प्रयोग किया। और इसको एक अच्छे तरीके से बताना होता है तो इसको ये कहा जाता है कि भाई मैंने बस सर्विस का एक तरीके से प्रयोग किया, या फिर इसको हिंदी में कहें कि भाई मैंने बस सेवा का प्रयोग किया और मैं एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा। अगर आप ट्रेन से पहुंचे हो तो मैंने ट्रेन सेवा या रेल सेवा का प्रयोग किया। जहाज में तो आप जाएंगे नहीं कि भाई इसके अंदर ये कहें कि मैंने एरोप्लेन सर्विस का प्रयोग किया। अगर वो मामला अलग है कि भाई जो एक बच्चा सीईटी परी का एग्जाम देने भाई हेलीकॉप्टर से आया था, तो उसके अंदर ये कहा जा सकता है कि भी मैंने हेलीकॉप्टर सर्विस का एक तरीके से प्रयोग किया। अब वही डिट्टो चीज क्या होती है कि भाई इंटरनेट का आज के समय में प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। कि जब भी हमें किसी एक मोबाइल से या कंप्यूटर से कोई डेटा एक तरीके से दूसरे मोबाइल या कंप्यूटर तक अगर हमें भेजना हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, हम प्रयोग करते हैं इंटरनेट का। इंटरनेट की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी से बातचीत, कहीं भी कोई व्यक्ति है, चाहे वो भारत के अंदर हो चाहे वो किसी दूसरे देश के अंदर हो, हम बिना रुकावट के इंटरनेट की सहायता से उसके पास डेटा भेज सकते हैं। कोई पीडीएफ, कोई इमेजेस, या कोई कम्युनिकेशन जो है वो एक तरीके से हम उसके साथ कर सकते हैं।
वॉइस कॉल, वीडियो कॉल हम इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। यानी कि जो ये कम्युनिकेशन की बात की जाए या डेटा भेजने की बात की जाए तो ये किसके कारण हुई, ये हुआ इंटरनेट के कारण। यानी कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक प्रकार की सर्विस होती है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक प्रकार की सर्विस है या सेवा है, कि जैसे यहाँ पर बस जो है वो एक प्रकार की, मतलब जिसे बस सेवा या बस सर्विस जिसे कहा जाता है, कि जो किसी एक चीज को दूसरी जगह तक ले जाने का काम करती है। इसी तरीके से इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक प्रकार की सर्विस है जो क्या करती है, जो कंप्यूटर या एक मोबाइल को दूसरे कंप्यूटर या मोबाइल से कम्युनिकेट करवाने का काम करती है, उनकी आपस में बातचीत करवाने का काम करती है, ताकि वे आपस में कोई डेटा शेयरिंग या कोई डेटा ट्रांसफर जो है वो एक तरीके से कर सके। यानी कि पहली ही जो चीज जो है वो परिभाषा का अगर हम देखें कि जो इंटरनेट इंटरनेट क्या है, एक प्रकार की सर्विस है या एक प्रकार की सेवा है, जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। और कम्युनिकेशन के साथ क्या किया जा सकता है, डेटा शेयरिंग जो है वो एक तरीके से की जा सकती है। अब इसके बाद जब इसके फुल फॉर्म की बात की जाए, जब इसके फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसकी अलग अलग फुल फॉर्म आती है, जिनमें से एक जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इसको क्या कहा जाता है, इसको एक नाम दिया जाता है और इसको कहा जाता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। उसके बाद इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको हम कहते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इसको क्या कहा जाता है, इसको एक और नाम दिया जाता है और इसको हम कहते हैं भाई नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। और अगर हिंदी में इसको देखा जाए तो इस हिंदी में इसको हम कहते हैं नेटवर्कों का नेटवर्क, नेटवर्कों का नेटवर्क। यानी कि पहली चीज हमें यह समझनी होगी कि भाई नेटवर्क होता क्या है, किस चीज को हम नेटवर्क कहते हैं। कई बार हम अपने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को अटैच कर देते हैं कि भाई हमें प्रिंट निकालना हो। अगर किसी कंप्यूटर के साथ दूसरे कंप्यूटर के साथ डेटा ट्रांसफर करना है, डेटा का आदान प्रदान करना है, तो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अगर मोबाइल के साथ किसी डेटा का आदान प्रदान करना होता तो मोबाइल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यही क्या है, यही मामला नेटवर्क है। नेटवर्क क्या, कि कोई भी जो डिवाइसेस है, अगर उनको आपस में कनेक्ट करवाया जाता है, उनको जोड़ा जाता है, चाहे वो केबल के माध्यम से जोड़ी जाए, चाहे वो वाईफाई या ब्लूटूथ के माध्यम से जोड़ी जाए, यानी कि किन्हीं भी डिवाइसेस का अगर आपस में कम्युनिकेशन होता है, आपस में कनेक्टिविटी होती है, और कनेक्टिविटी होने के बाद यदि वो डेटा की शेयरिंग कर सकते हैं, डेटा का आदान प्रदान हो सकता है, कि भाई हाँ एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के पास डेटा भेजे, या फिर कंप्यूटर प्रिंटर के पास प्रिंट भेजे, या मोबाइल की तरफ डेटा भेजे, या ये मोबाइल कंप्यूटर की तरफ डेटा भेजे, तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम कहते हैं नेटवर्क। कि जहां भी डिवाइसेस आपस में क्या हुई हो, जुड़ी हुई हो और डेटा ट्रांसफर करती हो। तो इस मामले में जो मोस्टली आप तीन प्रकार के नेटवर्क पढ़ते हो, एक लैन पढ़ते हो, एक मैन पढ़ते हो, और तीसरा पढ़ते हो आप वैन। कि भाई अगर एक सिंगल बिल्डिंग है, कोई एक सिंगल बिल्डिंग है और उसके अंदर डिवाइसेस रखी गई हैं, उसके अंदर कंप्यूटर रखे हैं, उसके अंदर प्रिंटर रखे हैं, और वो आपस में जोड़े गए हैं, तो उस प्रकार के नेटवर्क को क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन अगर शहरों के अंदर या फिर दो अलग अलग बिल्डिंग के अंदर रखे गए डिवाइसेस हैं, उनको अगर आपस में जोड़ा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं मैन, यानी कि मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। लेकिन अगर दो अलग अलग देशों के अंदर या शहरों के अंदर कोई कंप्यूटर या कोई डिवाइसेस अगर आपस में जोड़ दी जाती हैं, कम्युनिकेशन उनके बीच में होता है, कि जैसे मान लो कि आप इंटरनेट की सहायता से आप एक जगह से, जैसे आपका कोई दोस्त, आपका कोई मित्र है, वो दूसरे देश के अंदर रहता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर या यूके के अंदर, आप इंटरनेट की सहायता से आप उसके पास कोई डेटा भेज सकते हो, वॉइस कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो। ये सारे क्या है, ये सारे एक प्रकार से कम्युनिकेशन के ही प्रकार होते हैं, कनेक्टिविटी के ही प्रकार हैं। और अगर दो अलग अलग लोकेशन यानी कि अलग अलग देशों के बीच के रखे गए कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, तो उसे उसे कौन सा नेटवर्क बोलते हैं, उसे हम वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। मैंने लैन की बात की कि भाई एक बिल्डिंग के अंदर रखे गए डिवाइसेस, क्या इनको इंटरनेट की सहायता से जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल भी भाई, कि एक बिल्डिंग के अंदर रखे गए कंप्यूटर या डिवाइसेस को हम इंटरनेट की सहायता से कनेक्ट कर सकते हैं। क्या दो अलग अलग बिल्डिंग या दो अलग अलग शहरों के रखे गए कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जा सकता है?
बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। हम इंटरनेट की सहायता से ये काम कर सकते हैं। क्या इंटरनेट की सहायता से दो अलग अलग देशों के कंप्यूटर या डिवाइसेस को आपस में जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल, इंटरनेट की सहायता से ये काम भी हो सकता है। यानी कि इंटरनेट की सहायता से लैन नेटवर्क भी बन सकता है, इंटरनेट की सहायता से मैन नेटवर्क भी बन सकता है, इंटरनेट की सहायता से वैन नेटवर्क भी बन सकता है। तो इसी कारण इसको क्या बोला जाता है? इंटरनेट को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्कों का नेटवर्क एक तरीके से नाम दिया जाता है। और उसके साथ साथ जो एक वैन की हमने वाइड एरिया नेटवर्क की हमने परिभाषा देखी कि भाई दो देशों के अंदर, कि मान लो कि ये एक यूएस के अंदर रखा गया है, एक इंडिया के अंदर कंप्यूटर रखा है, और ये अगर इंटरनेट की सहायता से आपस में कम्युनिकेट करवाए जाए, या फिर मान लो कि एक जर्मनी के अंदर रखा है, ये भी आपस में कम्युनिकेट हो इंटरनेट की सहायता से। यानी कि इंटरनेट की सहायता से विश्व भर में कहीं भी कोई भी कंप्यूटर रखा है, कोई भी डिवाइस अगर रखी गई है, तो उसको इंटरनेट की सहायता से आपस में कम्युनिकेट करवाया जा सकता है, कनेक्ट करवाया जा सकता है। अगर इस प्रकार का नेटवर्क बनता है, तो इस प्रकार के नेटवर्क को हम बोलते हैं ग्लोबल नेटवर्क, या फिर वैश्विक नेटवर्क जो है वो एक तरीके से इसको कहा जाता है। यानी कि इंटरनेट की एक और परिभाषा निकलती है, और वो परिभाषा कौन सी, या फिर जो इसका दूसरा नाम बनता है वो क्या बनता है? इसे क्या कहा जा सकता है? इसे कहा जा सकता है ग्लोबल नेटवर्क, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? जिसको हम हिंदी में कहते हैं वैश्विक नेटवर्क। ये तो है इसका एक बेसिक परिभाषा के रूप में जिक्र किया जाए कि नेटवर्क हमने देख लिया कि कहीं भी अगर डिवाइसेस आपस में जोड़ी गई हैं, दो डिवाइसेस हों, चार हों, आठ हों, 10 हो, 20 हो, 100 हो, 1000 हो, तो वो क्या कहलाएगा? वो नेटवर्क एक तरीके से कहलाएगा। तो इंटरनेट एक प्रकार का नेटवर्क जरूर है, और इस मामले में जब इसके एक इतिहास की बात की जाए, इसकी एक हिस्ट्री की बात की जाए, कि ऐसा तो है नहीं कि भाई इंटरनेट बिल्कुल मतलब भाई शुरुआत से ही इंटरनेट बन गया हो। इसकी एक हिस्ट्री की शुरुआत की बात की जाए, तो यूएसए के अंदर एक डिपार्टमेंट था, और उस डिपार्टमेंट का नाम था डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो इनको क्या दिक्कत आ रही थी? इनको ये दिक्कत आ रही थी मैसेज, मतलब कि भाई जैसे उनका ये डिफेंस मतलब रक्षा मंत्रालय था, और रक्षा मंत्रालय का मान लो कि एक ऑफिस यहाँ पर है, और दूसरा ऑफिस इनका किसी एक दूसरे शहर के अंदर हो। तो इनको जो मैसेज भेजने में, कि भाई एक मैसेज, कोई अर्जेंट मैसेज भेजना हो, कोई ऐसा कुछ भी लगा लीजिए, तो उनको मैसेज भेजने में समय की एक तरीके से दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने एक कि भाई कुछ एक ऐसा तरीका इजाद किया जाए, एक ऐसे तरीका का आविष्कार किया जाए कि भाई हम एक कंप्यूटर से बिल्कुल कम समय में दूसरे कंप्यूटर तक डेटा भेज सकें, या दूसरे ऑफिस तक हम अपना मैसेज जो है वो एक तरीके से भेज सकें। तो इसके लिए उन्होंने एक जिम्मेदारी दी, और इस जिम्मेदारी को एक कंपनी के द्वारा निभाया गया, या एक कंपनी को जिम्मेदारी दी गई, और उस कंपनी का नाम था आरपा। और इस कंपनी ने क्या किया गया? इस कंपनी ने यूएसए के अंदर यूनिवर्सिटी थी, और उस यूनिवर्सिटी में अलग अलग जगह पर कंप्यूटर रखे गए थे, और उन कंप्यूटर को आपस में जोड़ करके एक नेटवर्क उन्होंने बना दिया। अरपा कंपनी ने एक नेटवर्क बना दिया कि यूएस के अंदर जो यूनिवर्सिटी थी उसके अलग अलग कंप्यूटर को आपस में जोड़ करके, और इस बनाए गए नेटवर्क को एक नाम दिया गया, और इसको कहा गया आरपा नेट, जिसको कहा जाता है, ए का अर्थ है एडवांस, आर का अर्थ है रिसर्च प्रोजेक्ट, ए का अर्थ है एजेंसी, एन का अर्थ है नेटवर्क। और ये दुनिया का मतलब ये पूरे विश्व का पहला नेटवर्क जो है वो इसको कहा जाता है, कि जहां पर नेटवर्क, मान लीजिए कि पहली बार ऐसी परिस्थितियां कि जहां पर कंप्यूटर्स को या डिवाइसेस को आपस में जोड़ा गया, ताकि उनके बीच में डाटा का आदान प्रदान हो सके, और ये पहला नेटवर्क बना। इसको क्या नाम दिया गया? इसको ARPANET जो था वो एक तरीके से नाम दिया गया। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में एक और नेटवर्क बनाया गया था, और उस नेटवर्क को नाम दिया गया था NSF नेट। शिक्षा के क्षेत्र में एक और नेटवर्क बनाया गया था, जिसको NSF नेट एक तरीके से नाम दिया गया।
लेकिन जो ARPANET बना और NSF नेट बना, उनके अंदर समस्या क्या थी, उनके अंदर दिक्कत क्या थी कि अगर किसी एक कंप्यूटर को या किसी एक डिवाइसेस को दूसरी डिवाइसेस के पास डेटा भेजना है, कि जैसे मान लो एक कंप्यूटर को डेटा भेजना है बी कंप्यूटर के पास, तो इस मामले में सिर्फ और सिर्फ सेम कंपनी या सेम मॉडल के कंप्यूटर जो थे या सेम टाइप के डिवाइसेस जो थे वो एक तरीके से डेटा ट्रांसफर कर सकते थे। मान लो कि ये डेल कंपनी का लैपटॉप है और ये भी डेल कंपनी का लैपटॉप है, तभी ये डेटा जो है ये आपस में डेटा ट्रांसफर कर सकते थे। अगर मान लो कि ये दूसरी कंपनी का लैपटॉप हो, जैसे लिनोवो का लैपटॉप हो, तो ये आपस में डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। यानी कि एक डिवाइसेस को एक डिवाइसेस के द्वारा अगर डेटा भेजा जाता था तो उसी के टाइप की डिवाइस होनी चाहिए थी, उसी के सेम मॉडल की या उसी के सेम पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं वो एक तरीके से उसके अंदर शामिल होनी चाहिए थी। कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं था कि एक डिवाइस जो थी वो किसी अन्य दूसरी डिवाइस के पास डेटा भेज सकती हो। तो इस मामले में क्या किया गया, कुछ एक रूल्स डिफाइन किए गए, कुछ एक नियमों का समूह बनाया गया कि भाई अगर किसी भी एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस के पास डेटा भेजना है, चाहे वो डिवाइस किसी भी प्रकार की हो, किसी भी कंपनी की हो, किसी भी मॉडल की हो, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें सेम नियमों का ही पालन करना पड़ेगा। कि ऐसा नहीं है कि भाई किसी सेम कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने हैं तो उसके अलग रूल होंगे, या अलग अलग कंप्यूटर आपस में जुड़ रहे हैं तो उसके अलग रूल होंगे। किसी भी, चाहे वो सेम कंप्यूटर हो चाहे वो डिफरेंट कंप्यूटर हो, अगर उनको आपस में जोड़ना है, उनको आपस में कम्युनिकेट करना है, तो उनको सेम नियमों का पालन करना पड़ेगा। और उनको बना करके, उनको उन रूल्स को बना करके एक समूह, एक ग्रुप बनाया गया और उसे नाम दिया गया प्रोटोकॉल। उसे क्या नाम दिया गया, उसे नाम दिया गया प्रोटोकॉल, यानी कि नियमों के समूह को प्रोटोकॉल नाम दिया गया। और ये जो प्रोटोकॉल बनाया गया था, इस प्रोटोकॉल को कहा गया टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी, टी का अर्थ होता है ट्रांसमिशन, टी का अर्थ क्या होता है, ट्रांसमिशन, सी का अर्थ है कंट्रोल, और पी का अर्थ है प्रोटोकॉल, और जो ये आईपी है, इस आईपी का अर्थ होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी कि जब भी अब किसी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, चाहे वो कहीं भी किसी भी देश के अंदर रखा गया है या कहीं भी किसी भी जगह पर रखा गया है, तो उसके लिए कुछ एक नियमों का पालन करना होगा। और कुछ एक उन नियमों के समूह को क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। और जो प्रोटोकॉल दो कंप्यूटर को या दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करवाता था, तो वो पहला जो प्रोटोकॉल बनाया गया उसका नाम क्या था, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल था। और जब टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल बन गया, तो विश्व भर के अंदर कहीं भी किसी भी जगह पर रखे गए कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जा सकता था। तो इस मामले में क्या हुआ कि भाई यदि जो पहले के कंप्यूटर थे या पहले के जो नेटवर्क थे वो एक तरीके से इतने ज्यादा उस क्षेत्र तक फैले नहीं होते थे, टीसीपी आने के बाद किसी एक देश के अंदर रखा गया कंप्यूटर जो था वो दूसरे देश के कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकता था। और यदि यदि दो कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नेटवर्क कहते हैं। और अगर अलग अलग देशों के कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं, अलग अलग देशों की डिवाइसेस आपस में जुड़ती है, तो उस प्रकार के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल नेटवर्क जो है वो एक तरीके से कहते हैं। यानी कि टीसीपी आईपी के बाद ही किसकी शुरुआत होती है, ग्लोबल स्तर पर, यानी कि वैश्विक स्तर पर डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट या कनेक्टेड करवाने की शुरुआत होती है। अब उसके बाद जब ये बात की जाए कि भाई इंटरनेट की एक जो आधिकारिक घोषणा की बात करें, तो इंटरनेट की जो एक आधिकारिक घोषणा होती है कि भाई 1 जनवरी 1983 से, कि भाई विश्व भर के अंदर ये माना जाए कि भाई अब इंटरनेट की शुरुआत हो चुकी है। तो वो आधिकारिक घोषणा कब हुई थी भाई, वो 1 जनवरी 1983 की आधिकारिक घोषणा हुई थी। अगर हम भारत के अंदर बात करें, तो भारत के अंदर जो इंटरनेट की शुरुआत थी वो 15 अगस्त 1995 को की गई थी। और इन भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत करने वाली कंपनी थी उसका नाम था VSNL, जिसको कहा जाता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। अब उसके बाद कि इंटरनेट के ऊपर आपसे जो सवाल होते हैं, कई सवाल कुछ इस प्रकार के होते हैं कि भाई वेब ब्राउजर क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, या वेब पेजेस क्या होते हैं, या आईएसपी क्या होता है, या डीएनएस क्या होता है, कुछ इस प्रकार से।
उनको अगर हम एक बेसिक टर्म्स के रूप में देखें कि भाई अगर उनको इंटरनेट की एक बेसिक टर्म देखें कि भाई कुछ एक जो शब्दावलियां हैं इंटरनेट के अंदर प्रयोग की जाती हैं, तो उनको हम एक कार्य के अनुसार अगर हम देखें या कार्य के अनुसार अगर हम उनको पढ़ें कि जैसे वेब ब्राउज़र की बात की जाए या सर्च इंजन की बात की जाए या वेब पेजेस की बात की जाए या यूआरएल की बात की जाए, तो इंटरनेट पर अगर हम कुछ भी कार्य करते हैं, इंटरनेट पर अगर हमें कुछ भी कार्य करना हो कि जैसे मान लो कि भाई आपको एचएससी का ही फॉर्म अप्लाई करना है, एचएससी का ही फॉर्म अप्लाई करना है, तो फॉर्म अप्लाई करते समय जो आप स्टेप फॉलो करते हो कि भाई पहले ये काम करोगे, दूसरा ये काम करोगे, तीसरा ये काम करोगे, चौथा कुछ इस प्रकार से आप क्या करते हो, ऑनलाइन फॉर्म जो है वो अप्लाई करते हो। तो इस मामले में सबसे पहला आप कार्य क्या करते हो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर के अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर ढूंढते हो कि जिसका प्रयोग करके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सको या फिर इंटरनेट एक तरीके से यूज कर सको। कि जैसे ही मतलब अपने मोबाइल के अंदर या अपने कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले आप जो सॉफ्टवेयर ओपन करते हो मोस्टली गूगल क्रोम वगैरह या इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह या माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह जो हो वो एक तरीके से ओपन करते हो। ये क्या है, आपका पहला स्टेप होता है। जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन करोगे तो गूगल क्रोम ओपन करते ही आपको कुछ इस प्रकार का जो आइकन है, एक इस प्रकार की जो इमेज है वो आपको दिखाई देगी कि जैसे गूगल लिखा हुआ है और कुछ इस प्रकार की इमेज जो है वो एक तरीके से दिखाई देती है। या फिर आप सिंपली भी क्या करते हो, google.com करके google.com सर्च करके आपको कुछ इस प्रकार की इमेज जो है वो एक तरीके से दिखाई देगी। और यहाँ पर जो ये खाली ऑप्शन है जिसको हम टैब कहते हैं, ये खाली जगह को टैब कहा जाता है, उसके बाद आप इसके अंदर क्या टाइप करते हो, hsc.com www.hsc.com जो है वो एक तरीके से टाइप करोगे। और उसके बाद जैसे ही आप इसके अंदर एंटर करोगे तो आपको अपनी मोबाइल या अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर एचएससी से जो रिलेटेड जो जानकारियां हैं वो एक तरीके से आपको दिख जाएगी कि भाई पब्लिक नोटिस है, जो भी मतलब एचएससी की, आपने एचएससी के बारे में सर्च किया तो एचएससी की जितनी भी जानकारी है वो आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर के ऊपर दिख जाएगी। तो आप जैसे ही एचएससी के ऊपर क्लिक करोगे तो एक और जानकारियों से भरी हुई जो चीज है वो एक तरीके से यहाँ ओपन हो जाती है। और यहीं पर कहीं आपको दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन, और अप्लाई ऑनलाइन के बाद या अप्लाई फॉर्म के बाद कि आप अपना जो फॉर्म है वो एक तरीके से क्या कर देते हो, फिल कर देते हो। और जैसे ही आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल हो जाता है तो आप क्या कर देते हो, क्लोज कर देते हो। ये जो आपके स्टेप मैंने बताया कि भाई पहला स्टेप सॉफ्टवेयर ओपन करना, दूसरा स्टेप कुछ इस प्रकार का आइकन दिखाई देगा, तीसरा स्टेप कुछ इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी, चौथा स्टेप कि भाई आप फॉर्म जो है वो एक तरीके से अप्लाई करोगे। यही जो चीजें हैं, यही चीजें आपकी कनेक्टेड होती हैं या जुड़ी हुई होती हैं वेब ब्राउजर शब्दावली से, सर्च इंजन शब्दावली से, वेब पेज शब्दावली से, वेब सर्वर शब्दावली से। सिर्फ और सिर्फ हमें मतलब हम इन चीजों को कनेक्ट नहीं करते कि भाई वेब ब्राउजर हम डेली मतलब बिल्कुल डेली हम इस चीज का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग या अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग हम इनको पढ़ नहीं पाते। जैसे इंटरनेट के अंदर जो सबसे पहली टर्म यूज होती है, वो सबसे पहली टर्म क्या होती है, वो होती है आपकी वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर। और ये वेब ब्राउजर होता क्या है कि आपको फॉर्म अप्लाई करते समय जो आपने सबसे पहला कार्य क्या किया, आपने सबसे पहला कार्य किया कि आपने अपने कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर ओपन किया कि जैसे मान लो कि आपने सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया गूगल क्रोम। और ये गूगल क्रोम आपने ओपन क्यों किया, कि आप इंटरनेट का एक तरीके से क्या कर सको, इंटरनेट का प्रयोग कर सको इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। और उसके बाद आप क्या कर सको भाई, फॉर्म अप्लाई कर सको। और फॉर्म की भी छोड़िए कि इंटरनेट के ऊपर आपको जितने भी काम करने हो, कोई फोटो डाउनलोड करनी है, कोई वीडियो डाउनलोड, इंटरनेट से रिलेटेड चैटिंग करनी है, तो मोस्टली क्या करते हो आप, गूगल क्रोम का एक तरीके से प्रयोग करते हो। तो इसी की जो एक परिभाषा है कि वेब ब्राउजर क्या होता है, कि वेब ब्राउजर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। वेब ब्राउजर क्या होते हैं, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। और ये सॉफ्टवेयर कौन सी कैटेगरी के होते हैं, ये सॉफ्टवेयर होते हैं आपके एप्लीकेशन कैटेगरी के। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई
ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है, कि भाई MS वर्ड है तो इसका जो कार्य होगा वो डॉक्यूमेंट निर्माण का होगा, MS पावर पॉइंट है इसका कार्य क्या होगा, पावर पॉइंट निर्माण का होगा, कैलकुलेटर का कार्य कैलकुलेशन संबंधित होगा। यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका निर्माण किसी विशेष कार्य के लिए किया जाता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और वेब ब्राउजर भी क्या होता है, वेब ब्राउजर भी आपका सॉफ्टवेयर होता है, और सॉफ्टवेयर कौन सा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इंटरनेट से रिलेटेड कार्य, कि जब भी हमें इंटरनेट से रिलेटेड कार्य करने होते हैं, चाहे कोई फॉर्म अप्लाई करना हो, चाहे कोई फोटो वीडियो डाउनलोड करनी हो, तो उसके लिए जिस भी सॉफ्टवेयर का आप प्रयोग करते हो, जैसे आपने गूगल क्रोम का यूज किया, या आपने माइक्रोसॉफ्ट एज का प्रयोग किया, या फिर आपने मोजिला फायरफॉक्स का यूज किया, तो उसी सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, उसी सॉफ्टवेयर को कहा जाता है वेब ब्राउजर। यानी कि वेब ब्राउजर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका प्रयोग इंटरनेट संबंधित कार्यों के लिए किया जाता है। अब इसके बाद कि अगर हम इन वेब ब्राउजर को देखें तो ये वेब ब्राउजर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक को हम कहते हैं CUI और दूसरे को हम कहते हैं GUI। एक को कहा जाता है CUI, दूसरे को कहा जाता है GUI। जो CUI होता है इसका अर्थ होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इसको हम कहते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर मतलब कि भाई जो ABCD वगैरह होती हैं, कि एक ऐसा वेब ब्राउजर जो क्या करता है, जो हमें जानकारियां टेक्स्ट के रूप में प्रदान करता है। कि आज के समय में तो आप क्या देखोगे, कोई भी गूगल क्रोम वगैरह, कोई भी ओपेरा मिनी वगैरह अगर आप यूज करते हो तो उसके अंदर आपको फोटो वीडियो इमेजेस PDF सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। लेकिन ऐसा वेब ब्राउजर हो जिसके अंदर प्रत्येक इंफॉर्मेशन, प्रत्येक जानकारी टेक्स्ट के रूप में दिखाई जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं CUI वेब ब्राउजर, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस वेब ब्राउजर। और GUI का अर्थ होता है ग्राफिकल। ग्राफिकल मतलब कि भाई जो फोटो इमेज वगैरह या वीडियो वगैरह मल्टीमीडिया के रूप में अगर हमें जानकारी दिखाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर की हमने परिभाषा देख ली। वेब ब्राउजर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका प्रयोग इंटरनेट के कार्यों के लिए किया जाता है, या इंटरनेट एक्सेस या इंटरनेट सर्फिंग के लिए हम यूज करते हैं। अब उसके बाद जब गूगल क्रोम के सॉरी वेब ब्राउजर के जब एक इतिहास की बात की जाए, कि भाई पहले वेब ब्राउजर की बात की जाए, तो पहले वेब ब्राउजर की जो शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था टिम बर्नर्स-ली। उनका नाम था टिम बर्नर्स-ली। और इनके द्वारा 1989 या कई जगह 1990 लिखा हुआ है, इनके द्वारा पहला CUI आधारित वेब ब्राउजर बनाया गया था, और उस वेब ब्राउजर का नाम रखा गया था www। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा गया था वर्ल्ड वाइड वेब। और ये क्या था, आपका पहला मतलब CUI आधारित वेब ब्राउजर था जो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इसका एक तरीके से मतलब इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद कि ये एक प्रकार से टेक्स्ट आधारित था, तो इसी का जो एक बाद में नाम बदल दिया गया था, और इसको क्या कहा गया था, इसको नेक्सस, एक तरीके से नाम बदल करके इसका नेक्सस नाम रख दिया गया था। अब उसके बाद जैसे ही समय आगे बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि तकनीक भी उतनी ही आगे बढ़ती है। तो उसी के बाद लगभग 1993 में, जब ये ज़रूरत, जब ये महसूस हुआ कि भाई इंटरनेट पर जो जानकारियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के अंदर सीमित रखना ठीक नहीं है, इमेज या PDF या मल्टीमीडिया के रूप में भी जानकारियां इंटरनेट के ऊपर होनी चाहिए। तो इस मामले में हमें ऐसे वेब ब्राउजर की आवश्यकता होगी जो GUI आधारित हो, यानी कि डेटा को सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के रूप में ना होकर के मल्टीमीडिया के रूप में भी हमें जानकारी प्रदान करे। तो उस मामले में 1993 के अंदर पहला GUI आधारित वेब ब्राउजर लाया गया, और उसका नाम था मोज़ेक। उसका क्या नाम रखा गया था भाई, उसका नाम रखा गया था मोज़ेक, जो दुनिया का मतलब उस समय का सबसे लोकप्रिय एक तरीके से आपका वेब ब्राउजर था। और उसके बाद कुछ एक वेब ब्राउजर की अगर हम श्रेणी देखें तो उसके बाद एक और वेब ब्राउजर आया था 1994 के अंदर, जिसका नाम रखा गया था नेटस्केप नेविगेटर। और आज के वर्तमान समय में तो बहुत सारे वेब ब्राउजर हैं भाई जो यूज़ किए जाते हैं। जैसे एक सबसे बड़ा कॉमन यूज़ होता है आपका गूगल क्रोम,
ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो यूज़ होता है वो आपका कौन सा यूज़ करते हो आप, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करते हो, या फिर ओपेरा मिनी की बात कर ली जाए, या फिर आपके मोजिला फायरफॉक्स की बात कर ली जाए, मोजिला फायरफॉक्स की बात कर ली जाए, या फिर यूसी ब्राउज़र की बात कर ली जाए। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। कि कई बार आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि भाई निम्न में से कौन सा एक तरीके से निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है, तो आपको ये नाम जो है एक तरीके से ध्यान में रखने चाहिए। और उसके बाद जब बात की जाए एप्पल के जो मोबाइल फ़ोन है या आपके लैपटॉप हैं या मैकबुक हैं, तो उनके अंदर एक विशेष प्रकार का उनका खुद का वेब ब्राउज़र है और उसको हम कहते हैं सफारी। अगर आपसे सीधे तौर पर ये सवाल पूछा जाए कि भाई एप्पल्स के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, चाहे वो आईफोन है या मैकबुक है, तो उनके अंदर कौन सा वेब ब्राउज़र प्रयोग किया जाता है, तो आंसर क्या होगा आपका सफारी। एक तरीके से इनके अंदर वेब ब्राउज़र प्रयोग किया जाता है। यानी कि हमने पहला स्टेप कि भाई जब भी हमें फॉर्म अप्लाई करना होता है या इंटरनेट के ऊपर कुछ भी अगर हम काम करते हैं, तो उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर ओपन करना, और उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, वेब ब्राउज़र एक तरीके से कहते हैं। ये तो था हमारा पहला स्टेप। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा कि भाई या तो आप क्या करते हो, या आप क्लिक करोगे google.com, और जैसे ही google.com आप क्लिक करोगे तो एक कुछ इस प्रकार का जो आइकन है वो आपको दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार का आइकन आपको दिखाई देगा। अगर मैं ये बात कहूं कि भाई इंटरनेट के ऊपर कितनी जानकारियां हैं, मान लो कि भाई ये इंटरनेट रूपी देश है, इंटरनेट रूपी विशाल देश है, और आपसे ये कहा जाए कि भाई इसके ऊपर कितनी जानकारियां हैं, तो आप ये कहोगे भाई इसके ऊपर तो अनगणित जानकारियां हैं। कि भाई इसके ऊपर तो एचएससी की भी जानकारियां हैं, इसके ऊपर एसएससी की भी जानकारियां हैं, इसके ऊपर रेलवे की भी जानकारियां हैं, इसके ऊपर बहुत सारे फेसबुक की भी, फलां ढिमका, इंस्टाग्राम, बहुत सारे, मतलब सिंपल वे में बात की जाए कि इंटरनेट जानकारियों का भंडार है, अनगणित जानकारियां इसके ऊपर है। आप किसी भी मतलब गूगल क्रोम के ऊपर या गूगल के ऊपर अगर आप ए लिखकर भी सर्च करोगे तो बहुत सारी जानकारियां आपको इंटरनेट के ऊपर दिखाई देंगी, इंटरनेट के माध्यम से आपको दिखाई देंगी। ए से ले मतलब सिंपल आसान भाषा में कहें कि इंटरनेट एक प्रकार से जानकारियों का भंडार है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। लेकिन जब आप सर्च करते हो hsc.com, जब आप क्या सर्च करते हो hsc.com अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एचएससी की ही जानकारी आती है, कोई अन्य जानकारी नहीं आती। ना तो एसएससी की जानकारी आएगी, ना रेलवे की जानकारी आएगी, ना आपको फेसबुक की जानकारी आएगी। मतलब आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एचएससी से ही रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दिखाई जाती है। ऐसा होता क्यों है? इसका एक सबसे बड़ा कारण है ये चीज़, ये भाई साहब। और ये भाई साहब क्या होते हैं, इन भाई साहब को एक नाम दिया जाता है और इनको हम कहते हैं सर्च इंजन। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है सर्च इंजन। और ये सर्च इंजन क्या होता है कि भाई इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारी जानकारियों का भंडार है, लेकिन वो जानकारी जो जिसके बारे में आप सर्च कर रहे हो, उस जानकारी को इस भंडार में से आपके मोबाइल निकाल करके आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर तक लाने की जो जिम्मेदारी होती है, वो एक सॉफ्टवेयर और एक प्रोग्राम की होती है। और उस सॉफ्टवेयर या उस प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं सर्च इंजन। यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा प्रोग्राम जो क्या करता है, जो इंटरनेट के ऊपर जो जितनी भी बहुत सारी जानकारी है, उन जानकारियों में से आपने जो जानकारी सर्च की है उसको निकाल करके आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल तक जो लाने की जो जिम्मेदारी होती है, वो किसकी होती है? वो सर्च इंजन की होती है। और सर्च इंजन की बात की जाए सर्च इंजन की बात की जाए तो 1990 के अंदर 1990 के अंदर पहला सर्च इंजन लाया गया था और उस सर्च इंजन का नाम था आर्ची। उस सर्च इंजन का नाम क्या था भाई? उस सर्च इंजन का नाम था आर्ची। और उसके बाद अन्य नाम की बात की जाए कि भाई ऐसे ऐसे कौन से जो मतलब सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है जो एक तरीके से सर्च इंजन की तरह कार्य करते हैं, तो उनमें से बहुत सारे नाम आते हैं। कि जैसे गूगल है, वो क्या है? एक प्रकार का सर्च इंजन है। BING, ये भी क्या है? एक प्रकार का सर्च इंजन है। BIADU, ये भी क्या है? एक प्रकार का सर्च इंजन है।
डक डक गो, ये भी क्या है, एक प्रकार का सर्च इंजन है, ठीक है ना। तो आपसे अगर ये सवाल, मतलब वही वेब ब्राउजर की तरह अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई निम्न में से पहचान कीजिए कि कौन सा सर्च इंजन है, तो ये आपके अलग अलग ऑप्शन जो है कि भाई हाँ गूगल है, आर्ची है, बीइंग है, डक डक गो है, ये सारे क्या हैं, ये सारे एक प्रकार से सर्च इंजन के प्रकार या सर्च इंजन के नाम है। इनको आप मतलब जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन करोगे तो सेटिंग के अंदर एक ऑप्शन आता है सर्च इंजन का, और सर्च इंजन के अंदर आपको बहुत एक लिस्ट दिखाई देगी कि भाई आप कौन से प्रकार का सर्च इंजन जो है वो एक तरीके से प्रयोग करना चाहते हो। तो पहली चीज हमारी वेब ब्राउजर, दूसरी चीज हमारी क्या आ गई, सर्च इंजन। और उसके बाद कि पहली चीज हमारी क्या आई, पहला स्टेप हमारा आया वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर के बाद क्या आया, सर्च इंजन। उसके बाद कि जैसे ही आप गूगल के अंदर hsc.com सर्च करते हो तो HSC से जो रिलेटेड जानकारियां हैं वो आपको आपके मोबाइल या अपने कंप्यूटर के अंदर स्पष्ट रूप से क्या होती है, वो एक तरीके से दिखाई दे जाती है। इंटरनेट एक तरीके से मैंने अभी जिक्र किया कि इंटरनेट जानकारियों का भंडार है, बहुत सारी ए से लेकर के जेड तक इनफाइनाइट जानकारी जो है वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, चाहे वो, और ये जितनी भी जो जानकारियां हैं वो अलग अलग रूप में है। वो टेक्स्ट के भी रूप में है, मतलब अल्फाबेट के रूप में, आपको लाइन के रूप में, सेंटेंस के रूप में आपको दिखाई देगी। और इंटरनेट पे ऊपर जानकारियां आपको पीडीएफ के रूप में भी मिलती हैं, इंटरनेट के ऊपर जानकारियां आपको वीडियो के रूप में भी मिलती हैं, इंटरनेट के ऊपर जानकारियां आपको इमेज के रूप में भी दिखाई देती हैं, इंटरनेट के ऊपर जानकारियां आपको सॉन्ग यानी कि ऑडियो के रूप में भी दिखाई देती हैं, और इससे भी बहुत सारी, मतलब कि भाई पीडीएफ है, डॉक्यूमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं कि इंटरनेट जानकारियों का भंडार है। और ये जानकारियां आपको अलग अलग रूप से प्राप्त होती हैं, टेक्स्ट के रूप में, इमेज के रूप में, वीडियो के रूप में, किसी सॉन्ग या ऑडियो के रूप में। तो इस मामले में जब जब इंटरनेट के ऊपर इन जानकारी को दिखाना होता है, जब इंटरनेट के ऊपर इन जानकारी को दिखाना होता है कि भाई टेक्स्ट से रिलेटेड हमें जानकारी दिखानी है इंटरनेट के ऊपर, कोई पीडीएफ दिखानी है इंटरनेट के ऊपर, कोई वीडियो दिखानी है इंटरनेट के ऊपर, तो जितनी भी जानकारियां हैं चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो जानकारी को दिखाने के लिए इंटरनेट के ऊपर एक विशेष प्रकार के पेज का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये कह लीजिए कि इंटरनेट की जो जानकारियां हैं, इंटरनेट की जितनी भी जानकारियां हैं वो एक पेज के माध्यम से दिखाई जाती हैं, और उस पेज को एक नाम दिया जाता है, और उस पेज को हम क्या बोलते हैं, उस पेज को हम कहते हैं वेब पेज। यानी कि आपने इंटरनेट के ऊपर ए से लेकर के जेड तक सर्च किया और कोई भी रिजल्ट आया, वो रिजल्ट एक पेज के रूप में दिखाया जाता है या एक पेज के रूप में आपके पास पहुंचता है, और उस पेज को हम क्या बोलते हैं, उस पेज को हम कहते हैं वेब पेज। यानी कि इंटरनेट से रिलेटेड जानकारियां जो है, इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो वेब पेज के रूप में आप तक भेजी जाती हैं या आपको दिखाई जाती हैं। यानी कि जो ये HSC की जो जानकारियां कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर तक आई, तो ये क्या है, ये एक प्रकार का वेब पेज है। ये क्या है, एक प्रकार का वेब पेज है। और ये किसका वेब पेज है, ये HSC का वेब पेज है। उसके बाद जब कि ये वेब पेज की बात की जाए कि इस वेब पेज के अंदर आपको टेक्स्ट भी दिखाई देंगे कि भाई ABCD वगैरह, पब्लिक नोटिस वगैरह, ये सारी चीजें जो अक्षरों में लिखी गई हो। और जाहिर सी बात है कि कोई फोटो भी आपको दिखाई देगी वेब पेजेस में, कोई वीडियो भी एक तरीके से दिखाई देगी। तो क्या किया जाता है, जो ये वेब पेजेस हैं, इन वेब पेजेस को एक विशेष प्रकार की भाषा में लिखा जाता है, विशेष प्रकार की भाषा में लिखा जाता है। और इस भाषा को हम क्या बोलते हैं, इस भाषा को हम कहते हैं HTML, जिसका अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, यदि यदि HTML का प्रयोग करके HTML भाषा में किसी भी चीज को दर्शाया जाएगा, किसी भी जानकारी को HTML के रूप में दर्शाया जाता है, तो उस जानकारी को या उस टेक्स्ट को एक नाम दे दिया जाता है और उसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। यानी कि
HTML का प्रयोग करके, HTML भाषा का प्रयोग करके अगर कोई भी चीज, कोई भी जानकारी लिखी जाती है तो उसको हाइपर टेक्स्ट एक तरीके से कहा जाता है। और जितनी मतलब वेब पेजेस को बनाने के लिए HTML भाषा प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज के जो वर्तमान समय है, आज का वर्तमान समय है कि आज के वर्तमान समय में आप इंटरनेट के ऊपर जानकारी जो है वो बड़े एक भव्य दृष्टिकोण से आपको दिखाई देती है, बड़े इंटरेस्टिंग, मतलब कुछ नए नए डिजाइन, नए नए तरीके, नए नए थीम, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देती हैं। जो पहले पुराने वेब पेजेस होते हैं वो उनके लिए मुख्य रूप से HTML भाषा का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आज के जो आधुनिक समय में अलग अलग प्रकार की भाषाएं जो हैं वो वेब पेजेस को सजाने संवारने के अंदर प्रयोग की जाती है, जिसमें से एक जो होती है CSS नाम की भाषा एक तरीके से प्रयोग की जाती है। और CSS को हम क्या बोलते हैं? CSS को हम बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो है वो एक तरीके से इसको कहा जाता है कि भाई जो वेब पेजेस को थोड़ा सा और सुंदर दिखाने के लिए। और एक और चीज, अकेले CSS के अलावा इसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी जो है, जावास्क्रिप्ट नाम की भाषा भी जो है वो एक तरीके से प्रयोग की जाती है, ताकि वेब पेजेस को एक बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन किया जा सके, बड़े सुंदर तरीके से दिखाया जा सके। यानी कि इंटरनेट का जब हम प्रयोग करते हैं, इंटरनेट के ऊपर हमें जो भी कार्य करना होता है तो वो एक सीक्वेंस के अंदर होता है, वो स्टेप बाय स्टेप होता है। और उनमें सबसे पहला स्टेप क्या आया? वेब ब्राउजर यानी कि सॉफ्टवेयर। दूसरा स्टेप क्या आया? सर्च इंजन। और तीसरा स्टेप क्या आया? आपका वेब पेजेस। और उसके साथ साथ मैंने यहां पर जिक्र किया कि इंटरनेट एक प्रकार से जानकारियों का भंडार है, इसके ऊपर बहुत सारी जानकारियां हैं। आपने सर्च किया था HSC, और इन जानकारी मतलब इंटरनेट से HSC से रिलेटेड जो जानकारी थी वो आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर के ऊपर पहुंच जाती है। और ये कार्य किसने किया? ये कार्य किया सर्च इंजन ने। ये कार्य किसने किया? ये सर्च इंजन ने कार्य किया। अब क्या होता है कि आप HSC से मतलब HSC से रिलेटेड जानकारी सर्च करते हो कि बहुत सारी जानकारियों में से आपके द्वारा सर्च की गई जानकारी को आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर तक लेकर के आना, इसे ये एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेब क्रोलिंग। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वेब क्रोलिंग। यानी कि जहां पर कई जानकारियों का भंडार है और उनमें से वही जानकारी निकाल करके आपके मोबाइल, आपके कंप्यूटर तक भेजना, तो ये क्या होता है? ये एक प्रोसेस की जिम्मेदारी होती है, एक प्रोसेस के अनुसार ये कार्य होता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेब क्रोलिंग जो है वो एक तरीके से कहते हैं। और जैसे ही आपके पास वेब पेज जो है, कि मान लो आपने HSC के बारे में सर्च किया था और HSC का जो वेब पेज है वो आपके मोबाइल या आपके पास कंप्यूटर के पास पहुंच जाता है, तो आप क्या करते हो कि जैसे आपने HSC के ऊपर क्लिक किया तो क्या होगा? कुछ एक और जानकारियों से भरा हुआ पेज जो है, जिसको हम वेब पेज कहते हैं, वो वेब पेज फिर ओपन हो जाता है। और इसके अंदर भी किसी के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर एक और वेब पेज जो है वो एक तरीके से ओपन हो जाता है। और अगर उसी के अंदर क्लिक करोगे तो एक और वेब पेज ओपन हो जाएगा। यानी कि जब भी इंटरनेट के ऊपर हम सर्च करते हैं कि hsc.com हम सर्च किया, तो उसके अंदर एक वेब पेज नहीं होता, या फिर उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जानकारियों को किसी एक पेज के माध्यम से नहीं दिखाया जाता। उन जानकारियों को दिखाने के लिए हमें कई वेब पेजेस की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि कई वेब पेजेस का एक तरीके से क्या बन जाता है? समूह बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। कि भाई किसी विशेष प्रकार की अगर जानकारी को इंटरनेट के ऊपर अगर हमें दिखाना होता है, तो उसके लिए किसी एक मतलब उसको एक सिंगल वेब पेज के माध्यम से नहीं दिखाया जा सकता। उसके लिए हमें कई वेब पेजेस की जरूरत पड़ती है, कई वेब पेजेस की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि क्या बन जाता है? एक प्रकार से वेब पेजेस का समूह बन जाता है। और इसी वेब पेजेस के समूह को, इन्हीं वेब पेजेस के समूह को एक नाम दिया जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वेबसाइट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वेबसाइट। यानी कि एक और परिभाषा आपकी निकल कर क्या आती है? वेबसाइट होता क्या है? तो वेबसाइट क्या होगा कि भाई वेब पेजेस के समूह को क्या बोलते हैं? वेबसाइट एक तरीके से कहते हैं।
और किसी भी वेबसाइट को जब आप सर्च करते हो तो उसका उसका जो सबसे पहला पेज आपको दिखाई देगा, उसी पेज को हम क्या बोलते हैं, उसी पेज को कहा जाता है होम पेज। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं होम पेज। किसी भी वेबसाइट का जो प्रथम पेज होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको होम पेज जो है वो एक तरीके से कहा जाता है। उसके बाद अब जैसे कि भाई वेब पेजेस का समूह है तो उसको हमने वेबसाइट बोल दिया। अब ये वेब पेजेस का समूह क्यों आया, या वेब पेजेस का समूह कैसे आया है, कि जब आपने अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर के अंदर क्या लिखा था, hsc.com एक तरीके से लिखा था, तभी तो ये सारी जानकारी आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर के पास निकल करके आई। तो और ये आपके वेब पेजेस हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये वेब पेजेस किसके हैं, वेबसाइट के हैं, या इनको वेबसाइट एक तरीके से कहा जाता है। यानी कि ये सारे वेब पेजेस हैं, ये तभी निकल करके आए जब आपने क्या सर्च किया, ये आपने hsc.com जो है वो एक तरीके से सर्च किया। यानी कि जितने भी वेब पेजेस होते हैं वो किसी न किसी नाम के आधार पर या किसी न किसी एड्रेस के आधार पर क्या किया जाता है, उनको सर्च किया जाता है। कि ये वेब पेजेस तभी आएंगे जब उन वेब पेजेस को किसी नाम या किसी एड्रेस के नाम से सर्च किया जाता है, और इस नाम या इस एड्रेस को एक नाम दिया जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं वेब एड्रेस। इसको क्या कहा जाता है, इसको वेब एड्रेस जो है वो एक तरीके से कहा जाता है। और ये नाम या ये एड्रेस होता किसका है, ये एड्रेस होता है वेबसाइट का। ये किसका एड्रेस होता है, ये वेबसाइट का होता है। और ये वेबसाइट का एड्रेस क्यों हुआ, क्योंकि वेबसाइट वेब पेजेस का समूह ही तो है। और ये वेब पेजेस कब आए, ये वेब पेजेस तभी तो आए जब इसका एड्रेस या इसके नाम के माध्यम से इसको खोजा गया। तो इस मामले में कि प्रत्येक प्रत्येक वेबसाइट का अपना एक नाम और अपना एक एड्रेस होता है, और इस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, इस एड्रेस को हम बोलते हैं वेब एड्रेस। और ये क्या होता है, ये एक प्रकार का, प्रत्येक वेबसाइट का ये एक प्रकार का यूनिक एड्रेस होता है। और इसी वेबसाइट को एक टेक्निकल या एक तकनीकी रूप से एक नाम दिया जाता है, और इसको हम कहते हैं यूआरएल। और इस यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है वो एक तरीके से इसको कहा जाता है। ठीक है ना। अब उसके बाद कि इस प्रक्रिया के अंदर, इस पूरी प्रोसेस के अंदर, कि जैसे मान लो कि ये आपका कंप्यूटर है, और इस कंप्यूटर के अंदर आपने जो है वो एक तरीके से hsc.com सर्च किया था। और जैसे ही आपने hsc.com सर्च किया था, तो इस कंप्यूटर के अंदर HSC से रिलेटेड जो जानकारियां जो है, यानी कि जो HSC से रिलेटेड जो वेब पेज जो है वो एक तरीके से आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर के पास आ गया। अब इस चीज को अच्छे तरीके से अगर हम समझें कि भाई हमने तो hsc.com सर्च किया था, और HSC की जानकारी जो थी वो वेब पेजेस के माध्यम से आपके कंप्यूटर के पास आपके कंप्यूटर के पास पहुंच गई। हालांकि अब ये जो जानकारी है, जो ये वेब पेज है, ये वेब पेज ऐसा तो है नहीं कि भाई कहीं आसमान से या कहीं मतलब एक तरीके से कहीं दूर दराज से कहीं दूसरे विश्व के दूसरे से आपके पास ये भेज दिया गया हो। आप अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर के ऊपर कुछ भी सर्च करते हो, कुछ भी आप खोजते हो, ए से लेकर के जेड तक, कि आपने कोई भी आपने चीज सर्च की हो, कोई फोटो सर्च किया हो, कोई वीडियो सर्च किया हो, तो उससे रिलेटेड या उससे संबंधित जो वेब पेज जो होता है, वो वेब पेज किसी न किसी कंप्यूटर के द्वारा ही वो आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर तक भेजा जाता है। यानी कि आप अपने मोबाइल या आप अपने कंप्यूटर के ऊपर कुछ भी सर्च करते हो इंटरनेट का प्रयोग करके, तो वो ऐसा नहीं होता कि वो जानकारी या वो वेब पेज कहीं आसमान से आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो क्या होता है, वो किसी एक ऐसे कंप्यूटर के द्वारा ही क्या कर दिया जाता है, आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर तक भेजा जाता है।
और इस पूर्ण प्रक्रिया को हम देखें कि भाई उस कंप्यूटर को एक नाम दिया जाता है और उसको हम कहते हैं सर्वर। यानी कि जो ये एचएससी से रिलेटेड जानकारियां हैं, एचएससी से रिलेटेड जानकारियां हैं या एचएससी से जो रिलेटेड पेज जो होते हैं वो आपके इस कंप्यूटर सर्वर के अंदर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। और ये सर्वर इंटरनेट के ऊपर कार्य करता है, तो इस सर्वर को एक नाम दिया जाता है और इसको हम कहते हैं वेब सर्वर। वेब सर्वर यानी कि आपने एचएससी से रिलेटेड जानकारियां जो सर्च की और आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर के ऊपर वो जानकारी आई, वो एक प्रकार के सर्वर ने भेजी। और ऐसा बिल्कुल भी है, पंचकुला के अंदर बड़े बड़े कंप्यूटर रखे गए हैं जो सर्वर की तरह कार्य करते हैं। और वही वही कंप्यूटर जब भी आप एचएससी से रिलेटेड जानकारी सर्च करोगे, कोई रिजल्ट एक तरीके से आप देखोगे या कोई भी पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करोगे, तो जो आपके द्वारा सर्च की गई जो जानकारियां हैं वो इन्हीं सर्वर से आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर तक भेजी जाती हैं। यानी कि जो भी आपके वेब पेज इंटरनेट के ऊपर जितने भी वेब पेजेस होते हैं वो एक कंप्यूटर के ऊपर स्टोर किए जाते हैं और उस कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, उस कंप्यूटर को कहा जाता है वेब सर्वर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेब सर्वर एक तरीके से कहते हैं। यानी कि अगर आप अपने मोबाइल में फेसबुक एक तरीके से सर्च करोगे और फेसबुक की जानकारियां भी आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर तक आएंगी कि भाई एक वेब पेजेस जो फेसबुक से रिलेटेड, फेसबुक में संबंधित वेब पेजेस जो है वो आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर तक आया, तो वो ऐसा नहीं है वो कहीं आसमान से भेज दिया गया हो। जो फेसबुक कंपनी है, फेसबुक कंपनी ने अपने ऑफिस के अंदर कई ऐसे कंप्यूटर या कई ऐसे सर्वर लगा रखे हैं जो क्या करते हैं, जैसे ही आप कहीं से भी फेसबुक सर्च करोगे तो फेसबुक से रिलेटेड वेब पेजेस जो है वो आप क्या किए जाते हैं, आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर तक भेज दिए जाते हैं। तो इसी मामले में एचएससी से जो रिलेटेड वेब पेजेस जो हैं वो पंचकुला के अंदर रखे गए वेब सर्वर के अंदर क्या है, एक तरीके से स्टोर है। जैसे ही आप hsc.com सर्च करोगे तो वो क्या करेंगे, वो वेब पेज आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल तक आ जाते हैं। और ये आते हैं किसके कारण है, ये आते हैं आपके इंटरनेट के कारण। मैंने आपको शुरुआत में ही क्या बोला था, इंटरनेट क्या है, एक प्रकार की सेवा है जो एक जगह से एक डेटा को दूसरी जगह तक भेजने का काम करती है। अगर बिना इंटरनेट तो हम क्या कर सकते हैं, बिना इंटरनेट तो हम एक तरीके से डेटा को हम ले नहीं सकते। हम डेटा यानी कि सर्वर से डेटा यहां तक या फिर यहां से आपकी रिक्वेस्ट सर्वर तक कैसे पहुंची, वो इंटरनेट की सहायता से ही पहुंची। ठीक है, तो वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर मतलब वेब, जहां पर आपके वेब पेजेस जो हैं वो एक तरीके से स्टोर होते हैं। अब उसके बाद कि इंटरनेट के ऊपर दो प्रकार की टर्म यूज की जाती हैं, जिनमें से एक टर्म होती है आपकी क्लाइंट और दूसरी क्या होती है, सर्वर होती है। एक टर्म होती है आपकी क्लाइंट और एक टर्म होती है सर्वर। और ये क्लाइंट सर्वर क्या होता है कि भाई आपने आपने अपने मोबाइल में hsc.com लिख करके आपने रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे एचएससी से रिलेटेड वेब पेजेस चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है कि एचएससी से रिलेटेड जानकारियां जो है वो एक प्रकार से वेब पेजेस के रूप में वेब सर्वर के अंदर स्टोर होती हैं। और जब भी आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हो तो इंटरनेट का कार्य क्या होता है कि आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर को यहां तक यानी कि इस सर्वर तक एक तरीके से कनेक्ट करना, ये जिम्मेदारी किसकी होती है, ये जिम्मेदारी होती है इंटरनेट की। मतलब इंटरनेट का काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि जिस चीज के बारे में आप सर्च कर रहे हो और वो चीज कहां पर स्टोर है, किस सर्वर के अंदर स्टोर है, वहां तक आपको लेकर जाने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, वो इंटरनेट की होती है। और जब आपको वहां से कम्युनिकेट करवा देता है और वहां से जानकारी उठा करके आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर तक लेकर के आना, ये जिम्मेदारी भी किसकी होती है, ये इंटरनेट की जिम्मेदारी होती है। यानी कि इंटरनेट क्या होती है, एक प्रकार की सर्विस, एक प्रकार की सेवा है। और मैंने जो भी मतलब जो कंप्यूटर या मोबाइल किसी चीज के लिए सर्च करता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है क्लाइंट। और जहां से जानकारी है या फिर जहां पर जानकारी स्टोर होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सर्वर। तो इस मामले में इंटरनेट एक मॉडल पर कार्य करता है और उस मॉडल को एक नाम दिया जाता है और उस मॉडल को हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। उसको क्या कहा जाता है, उसको नाम दिया जाता है क्लाइंट सर्वर मॉडल।
तो आज की क्लास के अंदर इंटरनेट की, भाई इंटरनेट क्या है, इंटरनेट से जो बेसिक जानकारी है वो एक तरीके से हमने कवर की। उसके बाद कि भाई डीएनएस, आईएसपी और आईएसपी कितने प्रकार का होता है, मोडेम क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होते हैं, ईमेल क्या होता है, वो हम अगली क्लास के अंदर जिक्र करेंगे। ये जो जानकारी है, ये क्लास जो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आज की क्लास को भाई लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा भाई, ताकि और भी जो जानकारियां जो है और भी क्लासेस जो है वो बड़े अच्छे तरीके से आपके पास पहुंच सके। तो तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।